कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग राष्ट्रपति का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको लेकर हाजिर हुए। इस मेगा एजुकेशन चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और अब तक हमारे 3 पार्ट्स पूरे हुए राष्ट्रपति को लेकर। चौथा पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति टॉपिक को लगभग पार्टों में बांटा है, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें हम 5 से 7 घंटे बात करने वाले थे, जिसमें 3 पार्ट्स हमने दे दिए। चौथा पार्ट्स आज शुरू हुए। अब तक हमने राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसकी जानकारी लेंगे हम। तो हम लोग देखते हैं यहाँ राष्ट्रपति को लेकर, ये राष्ट्रपति जी हैं और इनको लेकर हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें सबसे पहले हमने आर्टिकल 52 को लिया, उसके बाद हमने 53 को लिया, 54 को लिया, 55, 56 ये आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने 58 को लिया था और 60 कंप्लीट किया हमने। और जिसमें आपने देखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में इस बात का उल्लेख है। 53 में संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन इनके वोटर्स होंगे, ये बात करी गई। आर्टिकल 55 ये कहता है कि उसकी विधि क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हमने पढ़ लिया। किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसकी वोटिंग आपने करी, उसकी काउंटिंग आपने करवाई। और 58 में हमने ये पढ़ा था कि इसका निर्वाचक या इसकी जो क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति को लेकर वो क्या क्या थी, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या है, ये आपने पढ़ी। और 60 में हमने ये करा कि जब चुनाव करवा लिए तो उनको शपथ दिलाया। शपथ का हमारा जो लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो में वो शपथ था। आपने देखा कि इनको शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाता है, किस बात की शपथ लेता है, ये आपने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति को सीरीज एक है, उसमें 3 पार्ट्स आ चुके हैं, उन्हें आप लोग देख लें, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं राष्ट्रपति को लेकर, आर्टिकल 56 की बात करेंगे, आर्टिकल 61 की बात करेंगे, आर्टिकल 62 की बात करेंगे, और डिस्प्यूट हमारा होता है तो 71 की बात करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति के लिए विशेष उन्मुक्तियों की बात करेंगे, विशेषाधिकार आर्टिकल 361 में बात करेंगे। यहाँ जो आर्टिकल हमारा एक आर्टिकल और ले सकते हैं 57, तो ये आज की जो हमारी क्लास है वो इन आर्टिकल्स की बात करेगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसको कंपटीशन के लेवल को लेकर हम लोग इनको हल करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है वो। और उसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का आर्टिकल 56, जो कि किस बात का उल्लेख करता है, कार्यकाल को लेकर। ये राष्ट्रपति जो बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, ये आप लोग देखें। तो यहां सबसे पहले बात करें कि अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो यहां सीधी सीधी भाषा लिखी हुई है, पद धारण, पद धारण से 5 वर्ष, ये यहां इसका कार्यकाल होता है। इसकी जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष होगी, जब से वो पद धारण करेंगे तब से लेके 5 वर्ष है। तो यहाँ ऑप्शन जैसे आया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, बी आ गया 5 वर्ष,
सी आ गया पद धारण से 5 वर्ष, और फिर नीचे अगर मान लीजिए 6 वर्ष आ गया, तो यहां जो सटीक उत्तर आएगा वो आएगा पद धारण से 5 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद में और क्या लिखा हुआ है कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल को लेकर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए आएगा, लेकिन इससे पहले भी वो अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। जैसे आप कह सकते हैं त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र, मृत्यु, किसी प्रकार का अगर उसके ऊपर जांच बैठती है, गड़बड़ी चुनाव को लेकर, और लास्ट में हम लोग कह सकते हैं महाभियोग। देखिए समझे इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 साल के लिए आता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर राष्ट्रपति खुद चाहे तो वह अपने पद से समय से पहले त्यागपत्र दे सकता है। और किसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है? ये त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जी को ये कहता है कि मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता, तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है, लोकसभा स्पीकर को देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना की किस कारण से, त्यागपत्र से या मृत्यु से या किसी प्रकार की गड़बड़ी की वजह से चुनाव में राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया या खाली हो गया, तो इस बात की सूचना लोकसभा स्पीकर को दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के जरिए। और उपराष्ट्रपति जब लोकसभा स्पीकर सदन में इस बात को रखेगा कि अब हमें दूसरा राष्ट्रपति देख लेना चाहिए। दूसरी बात, अकस्मात हम लोग बात करते हैं कई बार किसी प्रकार की दुर्घटना या उनके दिन पूरे हो गए, ऐसे कह सकते हो आप लोग, उनकी मृत्यु होगी तो पद खाली होगा, पद खाली हो गया अपने आप में, तो उपराष्ट्रपति 5 साल से पहले भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई गई और उसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो भी पद खाली हो सकता है। इसके अलावा एक होता है महाभियोग। महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख जो किया गया है महाभियोग शब्द जो है वो आर्टिकल आपका कौन सा है, 56 में है, जबकि इसकी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बात करी गई यहाँ पर कि राष्ट्रपति को लेकर कि राष्ट्रपति पद धारण से 5 वर्ष होगा, इससे पहले वो स्वयं चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, ऐसे पद खाली हो सकता है। इसके अलावा जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। जब तक उनका पद उत्तराधिकारी का मतलब नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा भी राष्ट्रपति के लिए किया गया है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो कि आर्टिकल जो है वो 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन को लेकर कि राष्ट्रपति क्या पुनः चुनाव लड़ सकते हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। तो आर्टिकल आपका 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन की बात करता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, जैसे एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना, उसके बाद उसका कार्यकाल पूरा हुआ, क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है? इस बारे में ये आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? कि अब आप कह सकते हैं कि भारत में जैसे आपके ऑप्शन आता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 1 बार, या कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो यहाँ उत्तर आएगा एक व्यक्ति अधिक बार, कितनी भी बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ऐसा अभी तक अगर आप लोग देखें तो संयोग है
कि दो बार जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। एक ही बार, अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से 2 बार बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 57 के बाद में हम लोग चलते हैं। जब राष्ट्रपति बन गया तो इस राष्ट्रपति को क्या 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है? इसके लिए क्या बात करी गई है? तो यहां थोड़ा सा और समझ लें आप लोग कि जो राष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या फर्क है। थोड़ा सा हम लोग अन्य कंट्रीज की बात करें तो यहां बात करी गई है अमेरिका का राष्ट्रपति जहां 2 बार निर्वाचित हो सकता है, एक व्यक्ति 2 बार निर्वाचित हो सकता है, वहीं भारत में कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। ऐसे रूस की बात करें, जैसे अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो थे उन्होंने संविधान में संशोधन करवा लिया और अपने अकॉर्डिंग करवा लिया कि वहां आजीवन भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। ऐसे चाइना में अलग से प्रोसीजर है, अलग राष्ट्रों में, जैसे फ्रांस में 6 वर्ष के लिए किया गया। इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग बात करी गई है। अब बात करें क्या राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया यही समझना है। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने अभी कहा था आपको, एक आर्टिकल 56 है और एक आर्टिकल 61 है। 56 में महाभियोग शब्द है जबकि प्रक्रिया किसमें है? 61 में। ये 2 आपको ध्यान में रखने हैं। या महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन 61 में है, तो जबकि शब्द जहां 56 ने कहता है उसका कार्यकाल पद धारण करने से 5 वर्ष है, वहीं महाभियोग के द्वारा उनको पहले भी हटाया जा सकता है। ये शब्द आर्टिकल 56 में भी लिखा हुआ है, इसलिए 2 आर्टिकल है। प्रक्रिया पूछे तो 61 और शब्द की बात करें तो 56 यानी 56 की बात करेंगे हम लोग। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले महाभियोग प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के लिए यूज की जाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। अन्य किसी भी पदाधिकारी के लिए इस बात का उल्लेख नहीं है। सामान्यतः बुक्स में लिखा होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, उनके लिए भी महाभियोग शब्द यूज किया गया, लेकिन वो महाभियोग शब्द गलत है। ऐसी प्रक्रिया है महाभियोग, क्योंकि आप जानते हैं महाभियोग जो लाया जाता है वो संसद में लाया जाता है और ऐसी प्रक्रिया के द्वारा उनको भी हटाया जाता है और राष्ट्रपति को भी ऐसे ही हटाया जा सकता है। सेम प्रक्रिया है, इसलिए वहां महाभियोग लिख दिया गया, लेकिन वहां महाभियोग नहीं, प्रस्ताव लाया जाता है, संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है उसके जरिए। जबकि सीधा सीधा अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द लिखा हुआ है। महाभियोग प्रक्रिया की बात करेंगे, समझना है महाभियोग प्रक्रिया क्या है। देखिए, राष्ट्रपति बना 5 वर्ष के लिए, पद धारण करने से 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को समय से पहले भी हटाया जा सकता है। समय से पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? क्यों हटाएंगे राष्ट्रपति को? जब राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान का उल्लंघन, ऐसा आरोप अगर राष्ट्रपति पे लगता है, एक शब्द लिखा हुआ है संविधान का उल्लंघन का आरोप अगर राष्ट्रपति पे लगता है तो महाभियोग आता है। इम्पीचमेंट, अंग्रेजी में बोले तो इम्पीचमेंट शब्द है। संविधान का उल्लंघन का आरोप अगर राष्ट्रपति पे लगता है तो उन्हें समय से पहले हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। कैसे लाते हैं? सबसे पहली बात, महाभियोग प्रक्रिया लाई कहां जा सकती है? संसद में लाई जा सकती है। अब संसद में लाई जा सकती है तो यहां आप बात करेंगे कि संसद में तो 2 सदन है, तो सबसे पहले
किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, किसी भी, ये जरूरी नहीं है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो पहली बात तो यही होगी कि किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी बात करें, जिस सदन में प्रस्ताव लाना है उसके सदस्यों का 1/4 सदस्य लिखित में शिकायत करेंगे, लिखित में देंगे करप्शन, या आप लोग कहें आरोप, इस बात का आरोप लगाएंगे 1/4 सदस्य। जैसे लोकसभा में, तो लोकसभा का 1/4 सदस्य लिखित में आरोप लगाएंगे कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तीसरी बात करेंगे, जब सदन में, ये तो लिखित में आरोप लगाया गया, अभी सदन में आएगा, जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन में आएगा, उससे पहले सदन में चर्चा के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना देनी होगी। यानी राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना होगा, सूचना देनी होगी कि आप पर हम लोग आरोप ला रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाए। चर्चा 14 दिन पूर्व, ठीक है, हो गया। चौथी बात हम लोग बात करें, 14 दिन पूर्व जब इन पे लाया गया, तो चौथी बात में है कि जिस सदन में यह आरोप लाया जा रहा है, जिस सदन में आरोप लाया जा रहा है, उसकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से, याद रखें यहां, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखें। पहली बात, हमने किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, 1/4 सदस्य पहले लिखित में देंगे, उसके बाद जब प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, और जिस सदन में आरोप लाया जा रहा है उस कुल सदस्य के, लोकसभा में लाया जाए तो लोकसभा 545 का 2/3 लोग उसका समर्थन करेंगे कि हाँ राष्ट्रपति जी पे आरोप लग रहा है, ये सही है, और उसको पारित हो जाना चाहिए। पारित होने के बाद में वो जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन का मतलब जैसे राज्यसभा, या जरूरी नहीं लोकसभा, मैंने कहा किसी भी सदन में, इसलिए दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में दूसरा सदन उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। दूसरा सदन उसकी जांच करेगा इस बात की कि क्या आरोप लगे हों सही है, इस बात की जांच करेगा। और जब जांच करेगा उस समय राष्ट्रपति जी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, तो राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि उस सदन में भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। आगे बात करी गई है, जब इन्होंने जांच करी और राष्ट्रपति जी ने अपना पक्ष रखा, और अगर सदन राष्ट्रपति जी के पक्ष से सहमत नहीं है और आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आरोप सहमत नहीं है तो आरोप सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब वही प्रोसीजर कि वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है, तो उसी दिन से, जिस दिन वो पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। ऐसा महाभियोग प्रस्ताव है। तो एक बार महाभियोग प्रस्ताव को दोबारा से देख लें आप लोग। इस प्रक्रिया का वर्णन जो है वो आर्टिकल 61 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो संसद में लाई जाती है। और कैसे लाया जाता है, जब राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगता है, संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है, तो इस आरोप को सिद्ध करने के लिए बाकायदा सदन में चर्चा होती है, उसके ऊपर पक्ष विपक्ष में वोटिंग होती है। और अगर ये आरोप एक सदन पारित कर देता है तो दूसरे सदन में जाती है, दूसरा सदन भी इसको
जांच करता है और जांच के जरिए वह अपना पक्ष भी रख सकता है, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के जरिए या खुद भी, और वह अगर सदन संतुष्ट हो जाता तो वहीं वो खारिज हो जाता है, ये गलत लगे आरोप तो वहीं खत्म हो गया। अगर नहीं होता है और वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं 2/3 बहुमत से, वो भी सदन उसको पारित कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ये बात आई यहां पर महाभियोग प्रक्रिया। इसके बाद देखिए आप लोग, ये जो मामला चला, इस मामले में आप लोग देखिए एक तरह से एक अदालत की तरह काम हुआ है। जैसे अदालत साक्ष्य जुटाती है, अदालत अपना जो भी मुजरिम है उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देती है, बाकायदा पक्ष विपक्ष की बात सुनी जाती है। ऐसा ही राष्ट्रपति के लिए हुआ है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया को राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया चली उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहां हमने देखा कि जैसे हम जब संसद के कार्य पढ़ते हैं उसमें न्यायिक कार्य भी आता है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसा मामला बनता है किसका, संसद का, और संसद इसके ऊपर अब ये कार्रवाई करते हुए आगे तक जाती है। और राष्ट्रपति जैसे ही उसका पद खाली होता है उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए नई प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद या महाभियोग जो प्रक्रिया इम्पीचमेंट जो है उसमें कौन भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं क्या वो इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं, हमने कहा संसद के सदस्य भाग लेते हैं, तो यहां इम्पीचमेंट में जो भाग लेने वाले हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, एक शब्द आया है सभी सदस्य, और आपको ध्यान में होगा हमारे जो पूर्व वीडियो थे उसमें आपने देखा निर्वाचित सदस्य आया था, किसमें, जब हम वोटिंग करते हैं उस समय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और जब इम्पीचमेंट लाते हैं, जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया उसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो दूसरा प्रश्न बनता है तो कौन भाग नहीं लेता, कौन भाग नहीं लेता। यहां प्रश्न ये भी हो सकता है कौन भाग नहीं लेता, जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेता, जो चुनाव में तो भाग लेता है, चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन हटाने में भाग नहीं लेता। ऐसा लोगों ने, जैसे आपको पता होना चाहिए था, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरी बात लिखी थी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहां हम लिख सकते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो लेते कौन है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये ध्यान रखना आपको, सभी सदस्य, वहां निर्वाचित शब्द लिखा हुआ था, यहाँ सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उसके बाद रिक्ति को भरने के लिए क्या प्रोसीजर किया गया है, तो उसके लिए आर्टिकल 62 में 61 की बात करेंगे, इम्पीचमेंट में 62 में हम बात करें कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या प्रोसीजर है, बाकायदा लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में। और 62 ये कहता है कि आर्टिकल 62 ये कहता है रिक्ति के संबंध में कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद जैसे महाभियोग से खाली हो गया या मृत्यु से खाली हो गया या उसने त्याग पत्र दे दिया, 5 साल से पहले खाली हुआ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो जैसे ही खाली होगा तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात करी गई हमने कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन है, सीजीआई।
और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर जो मोस्ट जजेज होते हैं, यानी आप ये कह सकते हो वरिष्ठ जज, वो, क्योंकि राष्ट्रपति का पोस्ट कभी खाली नहीं रहता। ऐसा एक वाकया हुआ था कि जब राष्ट्रपति 1969 की बात है, 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का देहांत हो गया, तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी क्या बने? राष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति थे वाइस प्रेसिडेंट। तो जब चुनाव हुआ 1900, क्योंकि 6 माह के, इसमें लिखा आगे लिखा हुआ है कि जैसे ही पद खाली हुआ 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति आना ही चाहिए, तब तक वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो काम कर सकता है जो राष्ट्रपति है। तो यहां पर जाकिर हुसैन जी जब मृत्यु हुई तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा उस समय वीवी गिरी ने, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उस समय जैसे ये बात लागू हुई वहां पे, उस समय मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति बने। एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्ला। यहां से एक प्रश्न मिलता है। और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कर लिया जाए, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। किसी भी स्थिति में आप लोग इसको टाल नहीं सकते। इसके बाद चलते हैं हम लोग आर्टिकल 71 की ओर। हमारा जो 71 जो आर्टिकल है 71, वो ये कहता है डिस्प्यूट हो जाए। क्या हो जाए? डिस्प्यूट। आर्टिकल 71 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत हो तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? इस बारे में 71 कहता है। हालांकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग कराता है, और चुनाव आयोग करवाता है उस समय जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जो उसका पीठासीन अधिकारी होता है, अधिकारी जो होता है वो या तो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का महासचिव होता है। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव संबंधी शिकायत चुनाव आयोग नहीं सुनता तो कौन सुनता है? चुनाव आयोग चुनाव संबंधी शिकायत नहीं सुनता, शिकायत सुनता है सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट एससी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। किसकी? डिस्प्यूट हो जाए किसी प्रकार का। आगे लिखा हुआ है इसके लिए केवल और केवल कौन शिकायत कर सकता है? उम्मीदवार कर सकता है। जैसे मान लीजिए 4 उम्मीदवार थे, उनमें 3 को ये लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो वोटर्स हैं, वोटर्स में भी कितने वोटर्स? 20 वोटर्स लिखित में देते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा कि वास्तव में गड़बड़ी हुई तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति को। ऐसा आर्टिकल 71 लिखा हुआ है, और 71 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चुनाव संबंधी शिकायत सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। शिकायत करने का जो अधिकार है वो केवल उम्मीदवार को है, उसके वोटर्स को। आम आदमी इसकी शिकायत नहीं कर सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और बचा है, आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को विशेषाधिकारों की बात करता है, उन मुक्तियों की बात करता है। विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास में कुछ बहुत विशेषाधिकार है, हर आदमी के पास में नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। तो यहां हम बात करें विशेषाधिकारों की बात करें तो राष्ट्रपति को जब उसके कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए हैं
उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप या किसी प्रकार का कोई अभियोग मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात, उनके ऊपर आपराधिक मामला भी नहीं चलाया जा सकता, किसी प्रकार का आपराधिक मामला भी नहीं चलाया जा सकता। हाँ, 2 माह पूर्व नोटिस देकर राष्ट्रपति जी के ऊपर उनके निजी कार्यों के लिए, जैसे दीवानी जैसे मामले हैं, उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, आरोप चलाया, महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हैं उनको जो वेतन मिलता है वो वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। संचित निधि से मिलता है। कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपया मिलता है। राष्ट्रपति जी को 5 लाख रुपया मासिक मिलता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलेगी। मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उसके पति या पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। यहां पति और पत्नी कैसे कहा है? क्योंकि राष्ट्रपति तो एक पोस्ट है ना, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। तो इसके अलावा एक बात और है इसमें कि राष्ट्रपति की जो पत्नी है, उस पत्नी को राष्ट्रपति के लिए देखभाल के लिए भी 30,000 रुपये मिलता है मासिक। और इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए आवास, चिकित्सा, टेलीफोन, यात्रा, इस तरह की निःशुल्क सुविधाएं हैं। कहीं भी जा आ सकते हैं वो, इस तरह की सुविधाएं। आवास के रूप में अगर आप लोग देखें तो उनका आवास राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है, जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। 5 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 200 कर्मचारी उनको मिले हुए हैं, मंत्रालय कर्मचारी उनको मिले हुए हैं। और आगे बात करें तो उनके लिए एक आवास की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जब गर्मियां पड़े तो छुट्टियां बिताने के लिए वह वहां पर शिमला में जा सकते हैं, जहां उनका निवास स्थान छरबरा रीट्रीट कहा जाता है उन्हें, में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी उनका एक निवास स्थित है। इस तरह से राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को लेकर सामान्य जानकारी लगभग पूरी हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उनके आपातकालीन शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, न्यायपालिका संबंधी शक्ति, व्यवस्थापिका, इसको लेकर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने मेरी बात को सुना और मेरे जो वीडियो हैं आप लोग देख रहे हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हमारा जो चैनल है मेगा एजुकेशन चैनल, अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो पीछे की जो वीडियो है आप लोगों को मिल जाए। इसी तरह से आप स्नेह बनाए रखें। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।